हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र। जब भी हम बात करते हैं किसी भी नर जनन तंत्र की, तो इसके अंतर्गत देखिए हम कई सारे भागों को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे नर जनन तंत्र के अंतर्गत, देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वृषण यानी कि टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस या वृषण जो होते हैं किसी भी मेल के अंदर प्राथमिक जननांग होते हैं यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम वृषण यानी कि टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा है हमारा वो है सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अब सहायक नलिकाएं कई प्रकार की होती है, तो इनके बारे में हम यहाँ पे क्रमशः पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ सहायक नलिका हो जाएगी, जैसे मान लीजिए हम पढ़ेंगे शुक्रवाहिनी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? शुक्रवाहिनी के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक सहायक नलिका में क्या आएगी, वासा इफ्रेंसिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। वासा इफ्रेंसिया, तो हम वासा इफ्रेंसिया के बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा सहायक नलिकाओं में आएगा मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा और कई सारी जैसे रेड टेस्टी वगैरह हो गई, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, सहायक नलिकाओं के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं बाह्य जननांग के बारे में। तो जब हम बाह्य जननांग के बारे में पढ़ेंगे तो बाह्य जननांग में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, शिश्न यानी कि पेनिस के बारे में पढ़ेंगे। तो बाह्य जननांग में हम पढ़ेंगे शिश्न या पेनिस के बारे में। इसके बाद हमारी कुछ सहायक ग्रंथियां आएंगी। कौन सी ग्रंथियां? सहायक ग्रंथियां हैं। इन सहायक ग्रंथियों के बारे में भी देखेंगे। तो जो सहायक ग्रंथियां होती है इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट ग्रंथियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक होती है काउपर ग्रंथि, एक है काउपर ग्रंथि। इसके अलावा एक है प्रोस्टेट ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। और एक तीसरी ग्रंथि कौन सी होती है, शुक्राशय। तो शुक्राशय के बारे में भी हम पढ़ेंगे, यानी सेमिनल वेसिकल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंतर्गत कई सारी चीजें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसकी, वृषण यानी कि टेस्टिस की। तो वृषण या टेस्टिस की यदि हम बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो एक जोड़ी होती है। यानी कि किसी भी मेल के अंदर कितने वृषण पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है 2 वृषण पाए जाते हैं। अब यदि हम बात करते हैं किसी भी वृषण की, तो देखिए वृषण जो होते हैं ये किसी भी मेल के अंदर प्राथमिक जननांग होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्राथमिक जननांग यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स किसे कहते हैं। तो देखिए प्राथमिक जननांग जो होते हैं इसका मतलब ये है कि जो युग्मकों के निर्माण में भाग लेते हैं, यानी गैमेट के फॉर्मेशन में जो भाग लेते हैं वो प्राथमिक जननांग कहलाते हैं। जैसे आप मेल में क्या देख रहे हैं, वृषण या अंडाशय, ये क्या होता है, ये प्राथमिक ऑर्गन्स होता है, प्राथमिक जननांग होता है। तो ये प्राथमिक जननांग है, मतलब ये युग्मक के निर्माण में भाग लेगा। और आपको पता है कि हम यहाँ पे नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो नर जनन तंत्र के अंतर्गत हम यहां पे नर युग्मक का निर्माण भी देख चुके हैं। तो नर युग्मक का निर्माण कहां होता है, वृषण के अंदर होता है, यानी कि टेस्टिस के अंदर होता है। और नर युग्मक कहलाता क्या है, तो आपने देखा है कि नर युग्मक क्या कहलाता है, शुक्राणु कहलाता है, यानी कि स्पर्म कहलाता है। और इसके निर्माण की प्रक्रिया जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसको भी हमने देख लिया है। तो हम बात करते हैं वृषण या टेस्टिस की, तो इनकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। ये किसी भी मेल के अंदर प्राथमिक जननांग होते हैं और इनका काम होता है युग्मक का निर्माण करना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो गैमेट का निर्माण करना किसका काम है, वृषण का काम है। तो वृषण के द्वारा नर युग्मक का निर्माण किया जाता है जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु। और यह एक विशेष क्रिया के द्वारा होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया के माध्यम से ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है किसके अंदर, वृषण के अंदर। अब बात करते हैं वृषण के इंपोर्टेंट कार्य की। तो वृषण के देखिए इंपोर्टेंट कार्य, यहाँ पे एक दो इंपोर्टेंट कार्य आपको ध्यान में रखना है। वृषण का जो पहला इंपोर्टेंट काम होता है वो होता है शुक्राणु निर्माण करना। क्या करना, शुक्राणु का निर्माण करना, ये इंपोर्टेंट काम होता है किसका, तो शुक्राणु निर्माण करना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये इंपोर्टेंट वर्क होता है किसका, किसी भी टेस्टिस यानी कि वृषण का। तो पहला इंपोर्टेंट काम है शुक्राणु का निर्माण करना, ये काम होता है वृषण या टेस्टिस का। दूसरा इंपोर्टेंट होता है टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है, जिसको कि हम मेल सेक्स हार्मोन्स या कि नरलिंग हार्मोन्स बोलते हैं। तो ये जो टेस्टोस्टेरॉन होता है, ये जो टेस्टोस्टेरॉन होता है, जो कि स्पेशली आप देखेंगे लीडिंग कोशिकाएं जो होती है किसी भी वृषण के अंदर, उनके द्वारा स्रावित होने वाला या सिक्रेट होने वाला एक हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरॉन। इसको हम मेल सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि नरलिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन करना इंपोर्टेंट वर्क होता है किसका, वृषण या टेस्टिस का। तो वृषण या टेस्टिस के दो इंपोर्टेंट वर्क है, पहला है शुक्राणु का निर्माण करना और दूसरा है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना या श्रावण करना। तो दोनों इंपोर्टेंट कार्य आपको वृषण के याद रखना है।
अब इसके बाद देखते हैं वृषण की जो उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है। तो वृषण की उत्पत्ति आपको याद रखना है कहां होती है, मेसोडर्म से होती है। जो भ्रूण की मेसोडर्म होती है उस मेसोडर्म से ही किसकी उत्पत्ति होती है, तो भ्रूणीय मेसोडर्म से किसकी उत्पत्ति होती है, वृषण यानी कि टेस्टिस की। इसके अलावा जब आप अंडाशय या ओवरीज पढ़ेंगे उसके अंदर भी आप देखेंगे वृषण और अंडाशय यानी जो गोनैड्स होते हैं, गोनैड्स की जो उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म से ही होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर यदि हम एक नॉर्मल साइज की बात करते हैं किसी भी वृषण या टेस्टिस की, तो इसकी साइज कितनी होती है, लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। यदि चौड़ाई की बात करते हैं तो 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर होती है। इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर यदि हम बात करते हैं रंग की, तो वृषण का रंग कैसा होता है, पिंक यानी कि गुलाबी रंग का होता है। वृषण कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। अभी आपको यहाँ पे पूरा का पूरा वृषण का संरचना, यहाँ पे स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएंगे जिसमें पूरे के पूरे भागों को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले हमने देखा इसका रंग कैसा है, पिंक या गुलाबी रंग का है। अब बात आती है इसकी स्थिति की, मतलब जो वृषण या जो हमारा टेस्टिस होता है ये कहाँ स्थित होता है। तो आपको याद रखना है उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर स्थित होता है क्या, वृषण या टेस्टिस। तो कहां स्थित होता है, उदर गुहा के बाहर। तो ये उदर गुहा के बाहर। अब उदर गुहा के बाहर कहां स्थित होता है, तो उदर गुहा के बाहर एक थैली नुमा संरचना होती है। क्या होती है, एक थैली नुमा संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं वृषण कोश। क्या बोलते हैं, वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम। तो स्क्रोटम कैविटी के अंदर या वृषण कोश के अंदर आप देखेंगे कि जो वृषण होते हैं ये स्थित होते हैं। तो वृषण कोश के अंदर वृषण स्थित होते हैं कहां, उदर गुहा के बाहर। तो वृषण कहां स्थित होते हैं, तो ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में यानी कि स्क्रोटम कैविटी में स्थित होते हैं। तो ये तो रहा नॉर्मल सा जानकारी किसके बारे में, वृषण यानी कि टेस्टिस के बारे में। अब हम बात करते हैं वृषण या टेस्टिस के अंदर का जो हमारा वृषण कोश है। देखिए वृषण कोश से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पुरुषों में जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्यों। तो इसका सिंपल सा रीजन यही है कि जब भी आप वृषण कोश की बात करेंगे तो देखिए मान लीजिए अगर बॉडी का टेम्परेचर कितना है, बॉडी का टेम्परेचर अगर मान लीजिए कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो हमारा वृषण कोश है यानी स्क्रोटम जो है इसका जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। कितना होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम। अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो हमारे स्क्रोटम का या वृषण कोश का जो तापमान होगा कितना होगा, लगभग 34 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है किसका, वृषण कोश का, जो कि शुक्राणुओं के लिए परिपक्वन होता है। इसी कारण पुरुषों में जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों स्थित होते हैं किसी भी मेल के जो टेस्टिस होते हैं। तो आपको बताना है कि पुरुषों में जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए आवश्यक होता है। तो यह चीज आपको याद रखना है। यानी जो हमारा वृषण कोश है ये एक ताप नियंत्रक की भांति कार्य करता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल यहां पे आपको माइंड में रखने हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें आप देखेंगे कि जो वृषण होते हैं वो केवल और केवल जनन काल के समय ही बाहर आते हैं। मतलब वृषण कोश में केवल और केवल जनन काल के समय में ही वृषण बाहर आएंगे उदर गुहा से। कुछ तो ऐसे हैं, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें कि वृषण हमेशा उदर गुहा में ही स्थित रह जाते हैं, वो वृषण कोश में उतर ही नहीं पाते हैं। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है, जैसे एक एग्जाम्पल दिए गए चमगादड़ यानी कि बैट, इसके अलावा रैट यानी कि चूहा और ओटर, ये तीनों के तीनों ऐसे प्राणी हैं जिनके अंदर आप देखेंगे इनके जो वृषण होते हैं ये केवल और केवल जनन काल के समय ही कहां आते हैं, नीचे उतर आते हैं, यानी कि वृषण कोश में आते हैं। और जैसे ही जनन काल इनका समाप्त होगा वैसे ही आप देखेंगे कि ये जो वृषण है फिर से कहां चले जाएंगे, उदर गुहा में चले जाएंगे। यानी केवल और केवल इन प्राणियों के अंदर आप देखेंगे कि जनन के समय ही जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर आते हैं, और जैसे ही जनन काल समाप्त हुआ ये पुनः कहां चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं उदर गुहा में। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है व्हेल, विशाल प्राणी, सबसे बड़ा प्राणी आप कह सकते हो व्हेल। तो नीला व्हेल जो है सबसे बड़ा प्राणी माना जाता है, बहुत भारी भरकम शरीर होता है। इसके अलावा उसी के जैसा वजन वाला शरीर एक क्या है, हाथी। तो व्हेल हो गया, हाथी हो गई, इसके अलावा डॉल्फिन हो गई, और डॉल्फिन के अलावा सील हो गई। और कुछ प्रोटोथीरियन होते हैं जो कि अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं, जैसे कि एकिडीना हो गया, ऑर्निथोरिंकस हो गया। ये सभी के सभी ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें आप देखेंगे जो वृषण होते हैं या टेस्टिस होते हैं ये हमेशा उदर गुहा में ही स्थित होते हैं। ये उदर गुहा से नीचे नहीं उतर पाते हैं कभी भी वृषण कोश में, हमेशा स्थायी रूप से उदर गुहा में ही बने रहते हैं इनके वृषण। तो कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना है, व्हेल याद रखना है,
इसके अलावा डॉल्फिन याद रखना है आपको, सील याद रखना है, इसके अलावा कुछ प्रोटोथीरियंस होते हैं, हाथी आपको याद रखना है। ये सभी के सभी ऐसे प्राणी हैं जिनके अंदर आप देखेंगे कि जो उदर गुहा होता है वहीं पे स्थायी रूप से वृषण स्थित रहते हैं, कभी भी उदर गुहा से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर एक चीज यहां पे आपको इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लेनी है, एक रोग होता है किसी व्यक्ति के अंदर, कभी कभी क्या होता है जो वृषण होता है यानी जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस या जो वृषण होता है ये कभी कभी वृषण कोष में नहीं उतर पाता है। किसी मानव के अंदर आप देखेंगे जब कभी कभी क्या होता है किसी कारणवश अगर किसी के अंदर क्या हुआ कि जो वृषण होते हैं ये वृषण कोष में अगर नहीं उतर पाए, आमतौर पे आप देखेंगे कि जो वृषण होता है वो वृषण कोष में गर्भावस्था के 7वें महीने में उतर आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ व्यक्तियों के अंदर किसी कारणवश जो वृषण होता है ये वृषण कोष में नहीं उतर पाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं या इस रोग को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोर्किडिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोर्किडिज्म। ये होता है क्रिप्टोर्किडिज्म। क्या है, किसी वृषण का किसी कारणवश वृषण कोष में नहीं उतर पाना, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज आप नोट कर सकते हैं, कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन की यदि हम बात करते हैं, कैस्ट्रेशन का मतलब होता है, कैस्ट्रेशन का मतलब होता है वृषण नाशन। क्या होता है, वृषण नाशन। अगर मान लीजिए हम वृषण को शल्य क्रिया के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कैस्ट्रेशन यानी कि वृषण नाशन। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब सवाल ये उठता है कि जो हमारा वृषण है ये वृषण कोष में तो स्थित होता है लेकिन किसी न किसी संरचना या स्ट्रक्चर के माध्यम से जुड़ा होगा। और एक सवाल यह भी है कि जो हमारा वृषण कोष है ये उदर गुहा से तो जुड़ा रहता है लेकिन उदर गुहा से किसके माध्यम से जुड़ा रहता है। तो दोनों सवालों को यहां पे आप जवाब देखेंगे तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, मान लीजिए ये क्या है हमारा, उदर गुहा। ये ऊपर वाला भाग क्या है, ये मान लीजिए ऊपर का भाग क्या है, उदर गुहा है। और ये हमारा क्या है, वृषण कोष। ये क्या है, वृषण कोष है। ये है वृषण कोष। तो अब वृषण कोष जो होता है, अब वृषण कोष के अंदर मान लीजिए ये क्या है, वृषण कोष के अंदर मान लीजिए ये क्या है, वृषण यानी कि टेस्टिस। ये क्या है, वृषण है। तो देखिए यहां पे जो हमारा वृषण है, ये वृषण जो होता है वृषण कोष से एक संरचना के द्वारा जुड़ा होता है। यहां पे आप देखिए ये इस प्रकार से संरचना होती है। जो वृषण होता है ये वृषण कोष से इस प्रकार से एक संरचना के द्वारा जुड़ा होता है और इस संरचना को हम बोलते हैं गोवर्नेकुलम। क्या बोलते हैं, इस संरचना को हम बोलते हैं गोवर्नेकुलम। क्या बोलते हैं, इस संरचना को हम गोवर्नेकुलम बोलते हैं। तो वृषण जो है वृषण कोष में एक तंतुमय ऊतक के द्वारा जुड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं गोवर्नेकुलम। क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं गोवर्नेकुलम। इसको आपको याद कर लेना है। इसके बाद एक सवाल यह उठता है कि जो वृषण कोष है ये उदर गुहा के बाहर तो स्थित होता है वृषण कोष, लेकिन जो वृषण कोष है ये उदर गुहा से तो जुड़ा रहता है। तो उदर गुहा से मतलब किस संरचना के द्वारा जुड़ा होता है, तो आप यहां पे पाएंगे कि ये तो उदर गुहा है। अब इस उदर गुहा से जो पूरा का पूरा ये वृषण कोष है ये इस प्रकार से एक संरचना के द्वारा जुड़ा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वक्षण नाल। क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वक्षण नाल। तो ये भी आपको याद रखना है, वक्षण नाल। तो वक्षण नाल के द्वारा जो हमारा वृषण कोष होता है ये उदर गुहा से जुड़ा रहता है। तो दोनों चीजें आपको यहां पे नोट कर लेनी है। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं वृषण की संरचना की यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। वृषण की संरचना की यदि हम बात करते हैं तो वृषण की संरचना की चारों ओर आप देखेंगे कि एक लेयर घेरी रहती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं, जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। और हर एक वृषण में आप देखेंगे, हर एक वृषण में लगभग 250 कोष्ठ पाए जाते हैं जिन्हें हम वृषण कोष्ठ कहते हैं या वृषण पालिका भी कहते हैं। कहीं कहीं पे वृषण कोष्ठ लिखा मिलता है, कहीं कहीं पे वृषण पालिका लिखा मिलता है। तो वृषण कोष्ठ या वृषण पालिका भी आप याद रखेंगे तो इसे वृषण कोष्ठ या वृषण पालिका यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। तो जब भी हम किसी वृषण या टेस्टिस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि वृषण की संरचना को चारों तरफ से घेरे हुई एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। हालांकि इसके अलावा भी एक और लेयर बाहर से घेरी रहती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनेलिस। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वैजिनेलिस। और उसके अंदर आप देखेंगे कि जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया परत होती है ये क्रमशः कई कोष्ठों में बढ़ जाती है। कई कोष्ठों में ये बांट देती है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो कई कोष्ठों में जो बढ़ जाती है इस संरचना को हम बोलते हैं वृषण कोष्ठ या इसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या वृषण पालिका कहते हैं।
तो आप यहां पे सबसे पहले तो यही देखेंगे किसी भी वृषण या टेस्टिस की संरचना में, सबसे पहले आपको वृषण या टेस्टिस की संरचना के सारे भागों को यहां पे समझ लेना है। हमने क्या कहा कि वृषण की संरचना को चारों तरफ से घेरी हुई एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये वाले जो आपको येलो यहां पे जो पिंक कलर से हमने शोर कर रखा है, ये पिंक कलर वाली यानी भीतर की ओर जो संरचना है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के चारों तरफ कभी कभी एक लेयर घेर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनिलिस। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजाइनिलिस बोलते हैं। तो दो संरचनाएं होती है या दो लेयर होती है जो कि वृषण को चारों ओर से घेरी रहती है। मोस्ट तौर पे आपको मेन एक ही याद रखना है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसी का मेन वर्क होता है। और अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप ट्यूनिका वेजिनेलिस को भी याद कर सकते हैं। अब हमने क्या कहा कि प्रत्येक वृषण के अंदर 250 कोष्ठ होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वृषण कोष्ठ या वृषण पालिका कहते हैं। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये तो क्या हो गया? एक कोष्ठ हो गया, ये एक कोष्ठ हो गया। उसी प्रकार ये आप देख सकते हैं ये दूसरा कोष्ठ हो गया, ये तीसरा कोष्ठ हो गया और ये चौथा कोष्ठ। इस प्रकार से वृषण की संरचना के अंदर 250 कोष्ठ देखने को मिलते हैं। कितने कोष्ठ? 250 कोष्ठ। और इन 250 कोष्ठों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वृषण कोष्ठ। क्या कहते हैं? इनको हम वृषण कोष्ठ कहते हैं। इनको हम कहते हैं वृषण कोष्ठ या वृषण पालिका भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनको आप वृषण पालिका भी आप कह सकते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 250। तो हर एक वृषण या टेस्टिस के अंदर आप देखेंगे कि 250 वृषण कोष्ठ या वृषण पालिका होती है, या इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको देखने को मिलेगी, ये जो पूरी की पूरी संरचना है, इस संरचना के अंदर ये जो हमारा वृषण कोष्ठ है, वृषण कोष्ठ की संख्या तो कितनी है? 250 है, यानी कि 250 है। अब एक वृषण कोष्ठ के अंदर, एक जो वृषण कोष्ठ है, इस एक वृषण कोष्ठ के अंदर 3 शुक्र जनन नलिका होती है। कितनी? 3 शुक्र जनन नलिका यानी सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। 3 शुक्र जनन नलिकाएं यानी कि सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। किसमें? एक कोष्ठ के अंदर, वृषण कोष्ठ के एक वृषण कोष्ठ के अंदर 3 शुक्र जनन नलिका यानी कि सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, किसी भी कोष्ठ के अंदर आप देख सकते हैं आपको 3 की संख्या में शुक्र जनन नलिकाएं दिखाई दे रही है। तो इन नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं? शुक्र जनन नलिका। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं शुक्र जनन नलिका, या आप इंग्लिश से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये क्या है? शुक्र जनन नलिका। और शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर ही आपको पता होगा कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्र जनन नलिकाएं जो होती है, इनके अंदर शुक्रजनक कोशिकाएं होती है, सर्टोली कोशिकाएं होती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो शुक्र जनन नलिका होती है, इसी शुक्र जनन नलिका के अंदर किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। फिर आप यहां पे तो समझ गए, हमने आपको 3 पार्ट करा दिए। सबसे पहले हमने बताया कि वृषण की संरचना में वृषण को चारों तरफ से घेरी हुई एक मेन लेयर होती है जिसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। इसके चारों तरफ एक और लेयर होती है जिसको हम ट्यूनिका वेजाइनिलिस बोलते हैं। और वृषण की संरचना के अंदर 250 कोष्ठ पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वृषण कोष्ठ यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या वृषण पालिका। और इन वृषण कोष्ठ के अंदर हमने बताया कि हर एक वृषण कोष्ठ में 3 शुक्र जनन नलिकाएं होती है यानी कि सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनके अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद आप देखेंगे इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? हमने क्या कहा कि इन कोष्ठों में अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं हम? शुक्रजनक नलिकाएं। तो हमने क्या कहा कि जो सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं किसके अंदर होते हैं? किसी भी वृषण कोष्ठ के अंदर। तो वृषण कोष्ठ जो होते हैं इनकी संख्या होती है 250, और 250 वृषण कोष्ठ के अंदर 750 शुक्रजनन नलिकाएं होगी। क्यों? क्योंकि एक वृषण कोष्ठ के अंदर टोटल 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती है। तो टोटल 250 कोष्ठों के अंदर 750 शुक्रजनक नलिकाएं होगी। यह चीज क्लियर है। अब आपको याद रखना है कि इन्हीं नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। हमने क्या कहा कि जो सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इन्हीं के अंदर क्या होता है? शुक्राणुओं का यानी कि स्पर्म का क्या होता है? निर्माण होता है।
इसी को हम एक चीज और आपको बता दें कि ये जो पूरी की पूरी सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है या शुक्रजनक नलिकाएं होती है, इन्हीं को हम वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। तो ये भी आपको याद रखना है कि वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो शुक्रजनक नलिकाएं या सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। इनकी संख्या लगभग एक वृषण के अंदर कितनी होती है, 750। तो हमने आपको पहले ही बताया कि एक वृषण कोष्ठ के अंदर कितने होते हैं, 3 शुक्रजनक नलिकाएं। तो 250 कोष्ठ के अंदर कितने होंगे, 750 शुक्रजनक नलिकाएं होगी। तो यह चीज भी आपको तैयार कर लेना है। अब बात करते हैं कि इसकी शुक्रजनक नलिकाएं जो होती है। देखिए शुक्रजनक जो नलिकाएं होती है, इनको चारों तरफ से आप देखेंगे 2 लेयर घेरी हुई होती है। अब हम बात करते हैं शुक्रजनक नलिकाओं के डायग्राम की। तो जो शुक्रजनक नलिका होती है, इसमें आप देखेंगे कि इस प्रकार से ये एक लेयर हो गई और ये हो गई दूसरी लेयर, ये दूसरी लेयर। अब आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जो दोनों लेयर है, बाहरी वाली जो लेयर होती है, मतलब चारों तरफ से 2 लेयर घेरी हुई होती है किसको, किसी भी जो सोमनीफेरस नलिका होती है या सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को या शुक्रजनन नलिका को। तो जो शुक्रजनक नलिका होती है, इस शुक्रजनक नलिका को 2 लेयर घेरी हुई होती है। उसमें से पहली लेयर होती है ट्यूनिका प्रोप्रिया। ये जो बाहर वाली लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। तो ये ट्यूनिका प्रोप्रिया परत होती है। और जो अंदर वाली परत होती है, उसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, यानी कि जनन उपकला। तो इसको आप लिख सकते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, या आप लिख सकते हैं जनन उपकला। जर्मिनल एपिथेलियम भी आप लिख सकते हैं। तो 2 परत पाई जाती है, यानी जो शुक्रजनक नलिका होती है, यानी जो सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनकी संख्या 750 होती है। सोमनीफेरस जो नलिकाएं होती है, ये शुक्रजनक नलिकाएं होती है, इनको 2 परत घेरी रहती है। पहली परत है ट्यूनिका प्रोप्रिया और दूसरी परत है कौन सी, जर्मिनल एपिथेलियम। तो आप देख सकते हैं पहली परत जो घेरी हुई है, ये है ट्यूनिका प्रोप्रिया और दूसरी परत जो है जर्मिनल एपिथेलियम, यानी कि जनन उपकला। अब जो पूरी की पूरी शुक्रजनक नलिका है, इसके अंदर आपको 2 प्रकार की कोशिकाएं नजर आएगी। कितने प्रकार की कोशिकाएं नजर आएगी, 2 प्रकार की कोशिकाएं आपको देखने को मिलेगी। एक कोशिकाएं आकार में कुछ लंबी होगी, इस प्रकार से देखने को मिलेगी, और एक कोशिकाएं इस प्रकार से छोटी छोटी गोलाकार संरचना आपको दिखाई देने को मिलेगी। तो इनमें दोनों कोशिकाओं का नाम आपको याद रखना है। 2 कोशिकाओं में से देखिए, ये वाली जो कोशिका होती है, ये स्पर्मेटोगोनियल सेल होती है। क्या होती है, स्पर्मेटोगोनियल सेल होती है, यानी कि शुक्रजनक कोशिका होती है। क्या होती है, शुक्रजनक कोशिका होती है। तो शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर या शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर शुक्रजनक कोशिका होती है, यह भी आपको पता चल गया। इसको हम स्पर्मेटोगोनियल सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल आप इंग्लिश में कह सकते हैं। और ये जो आपको लंबी वाली सेल दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं, ये कोशिका को हम बोलते हैं सर्टोली कोशिका। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं। तो ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती है, ये किसी भी भ्रूण को पोषण देने का काम करती हैं। ये चीज आपको याद रखना है। सॉरी, शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती है। किसको पोषण देती है, भ्रूण को पोषण नहीं देती है, शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती है। तो आपने देखा कि जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है, इनको 2 परत घेरी हुई होती हैं, ट्यूनिका प्रोप्रिया और जर्मिनल एपिथेलियम, यानी कि जनन उपकला। फिर शुक्रजनक जो नलिकाएं होती है, इनके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होती है शुक्रजनक कोशिका और एक होती है सर्टोली कोशिका। तो ये जो सर्टोली कोशिका होती है, इसका काम क्या होता है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। और ये जो पूरी की पूरी शुक्रजनक कोशिका है, यही निर्माण करती है किसका, शुक्राणुओं का। तो शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर शुक्रजनक कोशिकाएं पाई जाती है, जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है, और उन्हीं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम होता है सर्टोली कोशिकाओं का। तो ये दोनों चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां पे आप देख भी सकते हैं कि जो नर जनन कोशिका होती है, यानी जो शुक्रजनक कोशिकाएं होती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होती है, ये आकार में छोटी होती है और शुक्रजनन की क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। मतलब ये जो शुक्रजनन कोशिकाएं हैं, ये शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। इसके अलावा जो सर्टोली सेल होती है, यानी जो सर्टोली कोशिकाएं होती है, जिनको कि हम नर्स सेल भी कहते हैं, इसके अलावा आप देखेंगे कि ये सर्टोली कोशिका आकार में बड़ी होती है। तो आप देख भी सकते हैं, ये वाली कोशिकाएं आकार में बहुत छोटी है, लेकिन ये वाली कोशिका क्या आकार में बड़ी है। तो सर्टोली कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है, लंबी होती हैं। इसके अलावा इसके द्वारा एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स का भी निर्माण किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इनहिबिन हार्मोन्स व एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन्स। तो इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एबीपी, यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन्स। इसका सिक्रेशन भी किया जाता है सर्टोली कोशिकाओं के माध्यम से। तो सर्टोली कोशिका का काम क्या है,
पहला इंपॉर्टेंट काम है क्या, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। इसके अलावा यह विशेष हार्मोन्सों का भी निर्माण करती है या सिक्रेशन करती है, जिसमें से पहला है इनहिबिन और दूसरा है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन्स। तो ये चीजें आपको सर्टोली कोशिका से संबंधित याद रखनी है, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर। अब बात करते हैं जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है, यह शुक्रजनक नलिका होती है, इनके चारों ओर पाए जाने वाले संयोजी ऊतक जो होते हैं उसमें कुछ लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। और लीडिंग कोशिकाओं का काम क्या होता है, देखिए हमने कहा ये मान लीजिए क्या है, एक शुक्रजनक नलिका है, दो शुक्रजनक नलिका हो गई, तीन शुक्रजनक नलिका हो, ये चार शुक्रजनक नलिका। अब इनके चारों तरफ कुछ संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। इस प्रकार से संयोजी ऊतक पाए जाते हैं जहां पे आपको क्या दिखाई देगी, जहां पे आपको इस प्रकार से कोशिकाएं दिखाई देगी छोटी छोटी, और इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग कोशिका बोलते हैं, लीडिंग कोशिका या लीडिंग सेल। तो लीडिंग कोशिकाएं जो होती है इनका काम होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। किस हार्मोन्स का सिक्रेशन करना, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का। तो जो मेल सेक्स हार्मोन्स होता है, यानी जो नरलिंग हार्मोन्स होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन कहां से होता है, तो आपको याद रखना है कि टेस्टोस्टेरॉन का हार्मोन इसी लीडिंग कोशिका के द्वारा होता है। और ये लीडिंग कोशिका कहां स्थित होती है, तो जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है उन शुक्रजनक नलिकाओं के बीच बीच में, या बाहर चारों तरफ कुछ संयोजी ऊतक पाए जाते हैं जिनमें आपको लीडिंग कोशिकाएं नजर आएगी, और वही लीडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है, ये शुक्रजनक नलिकाएं अब क्या करती है, आपस में जुड़ करके एक सीधी नलिकाएं बनाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं। क्या कहते हैं, एक संरचनाएं बनाती है जिन्हें हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। कई सारी आप देखेंगे कि इस प्रकार से जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है, शुक्रजनक नलिकाएं ये आपस में मिलकर के क्या बनाएगी, एक संरचना बनाएगी इस प्रकार से, जिससे हम क्या बोलेंगे, ट्यूबुलाई रेक्टाई बोलेंगे। और ये एक विशेष प्रकार के जाल में खुलती है। कहां खुलती है, ये एक जाल में खुलती है जिसे हम वृषण जालक या रेट टेस्टिस कहते हैं। इसको अब आप यहां पे डायग्राम के माध्यम से समझिए। हमने क्या कहा, यहां पे हमारा ये वृषण का संरचना है, इसमें हमने क्या कहा कि जो शुक्रजनक कोशिकाएं होती है या शुक्रजनक नलिकाएं होती है, ये शुक्रजनक नलिकाएं हैं, ये इकट्ठा होकर के एक संरचना का निर्माण करती है यहां पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं, इन संरचनाओं को हम बोलेंगे ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलेंगे, ट्यूबुलाई रेक्टाई। और ये ट्यूबुलाई रेक्टाई जो होती है एक संरचना में खुलती है या एक जाल में खुलती है, जिसे हम बोलते हैं वृषण जालक या रेट टेस्टी। तो ये संरचना जो पूरी की पूरी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली भाग, ये जो आपको गोलाकार हमने छोटे छोटे बना रखे हैं, ये वाले भाग, ये पूरी संरचना क्या है, ये संरचना कहलाती है वृषण जालक यानी कि रेट टेस्टिस। तो रेट टेस्टिस के अंदर रेट टेस्टिस जो होता है, इसी में यह एक ट्यूबुलाई जो रेक्टाई होती है ये आकर के खुल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वृषण जालक कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि कई सारी शुक्रजनक नलिकाएं जो होती है ये आपस में इकट्ठा होती हैं और इकट्ठा होकर के यहाँ पे एक संरचना बनाती है जिनको हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। और ये ट्यूबुलाई रेक्टाई यहाँ पे आकर के आगे एक जाल में खुल जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं वृषण जालक यानी कि रेट टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप यहां पे देखेंगे कि अनेक नलिकाएं मतलब लगभग 15 से 20 नलिकाएं जो होती है, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, वासा एफ्रेंसिया कहते हैं। इनकी उत्पत्ति जो होती है वो वृषण जालक से होती है। देखिए, वृषण जालक से एक संरचना निकलती है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है, वृषण जालक है। ये संरचना इस प्रकार की किसकी, वृषण जालक की संरचना। अब इस वृषण जालक से 15 से 20 नलिकाएं इस प्रकार से पतली नलिकाएं निकलती है, 15 से 20 नलिकाएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वासा एफ्रेंसिया कहते हैं। इसको आप वृषण के डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा वृषण जालक है। अब इस वृषण जालक से 15 से 20 इस प्रकार की ये जो पतली पतली नलिकाएं आपको दिखाई दे रही है, इनको हम बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है कि ये जो वृषण जालक होता है, यहां से 15-20 नलिकाएं निकलती है पतली पतली, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वासा एफ्रेंसिया बोलते हैं। इसके अलावा एक और चीज आपका बचा, और वो चीज है क्या, आपका अधिवृषण। क्या है, अधिवृषण। तो अधिवृषण की यदि हम बात करते हैं तो अधिवृषण का जो मेनली वर्क होता है, ये क्या होता है, किसी भी अधिवृषण के अंदर शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, यानी कि मैचुरेशन होता है। तो कोई भी शुक्राणु परिपक्व कहां होके होता है, तो ये जब अधिवृषण में आता है वहां पे शुक्राणु क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहां से लेकर के
पूरा यहां तक का जो भाग है ये कहलाता है अधिवृषण। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एपिडिडाइमिस। तो आप इसको एपिडिडाइमिस भी यहां पे लिख सकते हैं। तो एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण। तो अधिवृषण जो होता है ये 3 भागों से मिलकर के बना होता है। कितने भागों से मिलकर के बना होता है? 3 भागों से। सबसे जो ऊपर वाला भाग होता है यहां से लेके यहां तक का, ये जो ऊपरी वाला भाग होता है किसका? किसी भी अधिवृषण का, इसको हम बोलते हैं केपुट भाग। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं केपुट भाग। बीच वाला जो भाग होता है, बीच वाले भाग को हम बोलते हैं कार्पस भाग। क्या बोलते हैं? कार्पस भाग बोलते हैं, ये मध्य भाग होता है। और एक आखिरी भाग होता है जिसको हम बोलते हैं कौड़ा भाग। क्या बोलते हैं? कौड़ा भाग। तो कौड़ा भाग होता है, ये सबसे आखिरी निचला वाला भाग होता है। तो अधिवृषण का जो सबसे निचला वाला भाग होता है जिसको हम बोलते हैं कौड़ा भाग, उसी अधिवृषण के कौड़ा भाग से एक नली निकलती है जिसे हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस। तो आप यहां पे आसानी से देख सकते हैं कि ये है वास डिफरेंस, और ये वास डिफरेंस कहां से निकल रही है? तो ये निकल रही है अधिवृषण। ये जो पूरा का पूरा संरचना ये अधिवृषण है। तो अधिवृषण के निचले भाग से यानी कौड़ा भाग से एक नली निकलती है जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस, या इसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस। तो इसको आप शुक्रवाहिनी भी लिख सकते हैं। तो शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस कहां से निकलती है? तो अधिवृषण के कौड़ा भाग से निकलती है। तो इस प्रकार से यहां पे आपने पूरा का पूरा ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है किसकी? किसी भी वृषण या टेस्टिस की संरचना। उम्मीद करता हूं कि ये स्ट्रक्चर आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो रही किसकी बात? यहां तक की जो कहानी थी ये पूरी कहानी किसकी थी? ये वृषण या टेस्टिस से संबंधित कहानी थी। हमने क्या कहा? अधिवृषण। तो अधिवृषण जो होता है यह एक अत्यधिक कुंडलित सक्रिय नलिका होती है और अनियमित नलिका होती है। इसकी यदि लंबाई आप बात करेंगे तो अधिवृषण की लंबाई कितनी होती है? लगभग 6 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 मीटर होती है किसकी? अधिवृषण की लंबाई। तो एपिडिडाइमिस में आपको याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है? शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है और इसके 3 भाग होते हैं। पहला है केपुट अधिवृषण, दूसरा है कार्पस अधिवृषण और तीसरा है कौड़ा अधिवृषण। तो हमने आपको इनके बारे में पहले ही बता दिया है कि सबसे ऊपरी वाला भाग केपुट भाग होता है जहां पे सबसे पहले शुक्राणु आता है। उसके बाद फिर कार्पस वाला भाग होता है, मध्य भाग होता है, सकरा भाग होता है। इसके बाद फिर कौड़ा भाग होता है जहां से एक नली निकलती है जिसे हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। फिर इसके बाद हम आते हैं शुक्रवाहिनी यानी कि वास डिफरेंस में। किस में आते हैं हम? वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी में। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो शुक्रवाहिनी होती है ये 45 सेंटीमीटर यानी कि 45 सेंटीमीटर एक लंबी नलिका होती है। आप इसको यहां पे पूरा का पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है उसमें भी आप आसानी से यहां पे हम आपको दिखाएंगे कि कितनी लंबी नलिका होती है। 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है शुक्रवाहिनी की। और इसमें आप देखेंगे कि जो इसकी दीवार होती है, इसकी जो दीवार होती है वो कैसी होती है? पेशीय होती है। और इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो कौड़ा अधिवृषण से होती है। हमने क्या कहा कि जो हमारी शुक्रवाहिनी होती है यानी अधिवृषण का जो कौड़ा भाग होता है वहीं से एक नली निकलती है जिसे हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी की उत्पत्ति कहां से होती है? तो कौड़ा अधिवृषण से होती है। फिर इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि जो पूरी की पूरी शुक्रवाहिनी होती है ये शुक्रवाहिनी क्या करती है? देखिए शुक्रवाहिनी जो होती है ये अधिवृषण के पश्च भाग से प्रारंभ होती है और पश्च भाग से प्रारंभ होकर के कहां जाती है? वक्षण नाल से होकर के कहां जाती है? ऊपर की ओर जाती है। और ये वक्षण नाल से होकर के कहां पहुंचती है? उदरी गुहा में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। और वहां पे ये क्या करती है कि मूत्राशय के पश्च तल पर नीचे की ओर मुड़ती है और नीचे की ओर मुड़ करके ये किसके साथ मिलती है? शुक्राशय की वाहिनी के साथ मिलती है। शुक्राशय जो कि एक सहायक नलिका होती है या सहायक ग्रंथि होती है, शुक्राशय की ग्रंथि के साथ मिलती है और उसके साथ मिलकर के स्खलन वाहिनी का निर्माण कर देती है यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण कर देती है। शुक्रवाहिनी में देखिए क्या होता है? संकुचन और शिथिलन की क्षमता पाई जाती है। आप देखेंगे कि जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं इसी शुक्रवाहिनी से होकर के ऊपर और आगे जाते हैं उदर गुहा में। तो यानी आप कह सकते हैं कि इसके अंदर शिथिलन और संकुचन की क्षमता होती है जिस कारण से ही शुक्राणु ऊपर की ओर उदर गुहा में जा सकते हैं। तो शुक्रवाहिनी के अंदर संकुचन और शिथिलन की क्षमता होती है जिसके चलते शुक्राणु जो होते हैं ये शुक्राशय तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो आपने देखा कि इसके अंदर एक क्षमता होती है किसकी? संकुचन और शिथिलन की, जिस चलते ही शुक्राणु पहुंच जाता है कहां? शुक्राशय तक। स्खलन नलिका जो होती है ये प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए मूत्र मार्ग में खुल जाती है और यह मूत्र मार्ग में वीर्य को स्खलित करती है। जो स्खलन नलिका होती है, अभी आप देखेंगे कि जो शुक्रवाहिनी होती है और जो शुक्राशय की वाहिनी होती है ये मिलकर
के एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्खलन वाहिनी। तो ये स्खलन वाहिनी से होते हुए जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है उसके पीछे से होते हुए मूत्र मार्ग में खुल जाती है। ये स्खलन नलिका कहां जाके खुलती है? मूत्र मार्ग में जाकर के खुल जाती है, और यह मूत्र मार्ग में वीर्य को भी स्खलित करती है। मतलब जो मूत्र मार्ग होता है उसके द्वारा मूत्र का उत्सर्जन तो होता ही है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि वीर्य भी स्खलित होता है, वीर्य भी स्खलित होता है, यह भी आपको देखना है। तो वीर्य स्खलित कहां से होगा? तो यह भी मूत्र मार्ग के द्वारा ही वीर्य का उत्सर्जन होता है या वीर्य का स्खलन होता है। तो कुल मिलाकर के आपने शुक्रवाहिनी देखी जो कि 45 सेंटीमीटर एक लंबी नलिका होती है, और इसकी दीवार जो होती है पेशीय होती है, मतलब संकुचन और शिथिलन की क्षमता होती है इनके अंदर, जिस चलते शुक्राणु ऊपर चले जाते हैं उदर गुहा में शुक्राशय के पास तक। इसके अलावा हमने कहा कि जो पूरी की पूरी शुक्रवाहिनी होती है ये शुक्राशय की वाहिनी के साथ मिलकर के स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है, और स्खलन वाहिनी जो होती है ये वीर्य को स्खलित कर देती है मूत्र मार्ग में जाकर के। तो इसको आप यहां पे अब डायग्राम के थ्रू आप यहां पे समझ सकते हैं। पूरा का पूरा ये हमारे पास एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं हमने आपको क्या कहा कि ये जो होता है वृषण होता है, और वृषण किसके अंदर स्थित होते हैं? तो वृषण कोष के अंदर। तो ये संरचना होती है वृषण कोष, इस वृषण कोष के अंदर वृषण स्थित है, और वृषण के कैपुट और कार्पस और जो क्वाडा यानी अधिवृषण के जो 3 भाग होते हैं उसके क्वाडा भाग से हमने क्या कहा कि एक नली निकलती है जिसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। तो आप देख सकते हैं वृषण से यहाँ पे एक नली निकल रही है और ऊपर की ओर जा रही है जिसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। तो ये जो शुक्रवाहिनी होती है दोनों वृषण से एक एक नली निकलती है जिनको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। अब ये जो शुक्रवाहिनी होती है कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? तो ये होती है 45 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। अब ये ऊपर जाती है वक्षण नाल से होते हुए, देखिए ये यहां का भाग क्या है, मान लीजिए उदर गुहा के ऊपर का भाग है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा वृषण है इसमें से शुक्रवाहिनी निकल करके कहां जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है, और ऊपर की ओर जाती है उदर गुहा में, और मूत्राशय से मुड़ करके, मूत्राशय से कहां मुड़ती है? नीचे की ओर, और मूत्राशय से नीचे जब मुड़ करके आती है तो ये शुक्राशय, देखिए ये शुक्राशय की वाहिनी है और ये मूत्र वाहिनी है। तो मूत्र वाहिनी और शुक्राशय की वाहिनी ये यहां पर मिलकर के एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्खलन वाहिनी। इसको हम क्या बोलते हैं? स्खलन वाहिनी। क्या बोलते हैं? यहां पे स्खलन वाहिनी बोलते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे कि स्खलन वाहिनी में क्या होगा, यहां से तो मान लीजिए शुक्राणु आया, शुक्रवाहिनी के माध्यम से शुक्राणु आया और यहां पे पहुंच गया शुक्राशय की वाहिनी के पास। अब शुक्राशय के द्वारा क्या होगा? शुक्राशय के द्वारा एक सेमिनल द्रव जो है निकलेगा। तो वो सेमिनल द्रव जो है शुक्राणु के साथ मिलकर के किस में बदल जाएगा? वीर्य में बदल जाएगा। यानी 70% जो वीर्य का निर्माण होता है उसमें पूरा का पूरा हस्तक्षेप होता है किसका? ये शुक्राशय का। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो बाकी 30% वीर्य के निर्माण का भाग होता है वो कहां होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि में होता है। तो आपने देखा कि जो शुक्राशय की वाहिनी होती है, ये वाली शुक्राशय की वाहिनी आई, और ये शुक्राशय की वाहिनी है और ये शुक्रवाहिनी। तो दोनों शुक्राशय वाहिनी और शुक्रवाहिनी दोनों मिलकर के यहां पे एक स्खलन वाहिनी का निर्माण कर देते हैं, और यहां पे जो वीर्य का पूरा पूरा निर्माण होगा ये स्खलन वाहिनी जो होती है वीर्य को कहां स्खलित कर देती है? इसी मूत्र मार्ग के द्वारा क्या कर देती है? स्खलित कर देती है। तो मूत्राशय से मूत्र भी इसी नली के माध्यम से आएगा जिसको हम बोलते हैं मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। और इसके अलावा जो स्खलन वाहिनी से जो वीर्य का स्खलन होगा वो भी कहां से होगा? वो भी कहां से होगा? तो मूत्र मार्ग के द्वारा ही होगा। तो आपने यहां पे शुक्रवाहिनी को भी आसानी से समझ लिया। अब शुक्रवाहिनी के बाद आप देखेंगे यहां पे क्या है? मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग में आप देखेंगे कि मूत्राशय से मूत्र वाहिनी निकलती है, और ये मूत्र वाहिनी निकल करके स्खलन वाहिनी से मिलकर के क्या कर देती है? एक मूत्र नलिका यानी कि मूत्र मार्ग बना देती है। तो हमने क्या कहा, इस प्रकार से आपने क्या देखा? मूत्राशय है तो ये मूत्राशय की वाहिनी हो गई, और इधर से क्या आई? इधर से आई स्खलन वाहिनी। तो मूत्राशय की वाहिनी और स्खलन वाहिनी दोनों मिलकर के एक नली बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? मूत्र मार्ग बोलते हैं। और यह 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। जो मूत्र मार्ग होती है ये कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। और ये क्या करती है? जो कि शिश्न के शिखर पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। ये जो मूत्राशय, ये जो मूत्र मार्ग है, ये मूत्र मार्ग कहां खुलता है? शिश्न या पेनिस की जो संरचना होती है उसके शिखर में जाकर के ये संरचना खुल जाती है, और वहीं से मूत्र का उत्सर्जन और वीर्य का स्खलन होता है। तो मूत्र मार्ग के 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं, मूत्र का उत्सर्जन करना और दूसरा काम क्या होता है? वीर्य का स्खलन करना। तो वीर्य का स्खलन करना भी किसका काम होता है? तो वीर्य का स्खलन करना भी किसका काम होता है? ये इंपॉर्टेंट काम होता है किसका? मूत्र मार्ग का। तो मूत्र मार्ग का 2 इंपॉर्टेंट काम है, पहला है मूत्र का उत्सर्जन और दूसरा क्या है? वीर्य का स्खलन करना। दोनों के लिए कॉमन फेज होता है, मतलब एक ही रास्ता होता है जिसके माध्यम से मूत्र भी बाहर निकलेगा और इसके अलावा वीर्य का भी स्खलन इसी मार्ग से होगा। तो मूत्र मार्ग भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं शिश्न या पेनिस की। तो किसी भी पुरुष
के अंदर जो बाह्य जननांग होता है वो सिस्निया पेनिस कहलाता है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो किसी भी पुरुष का मैथुनी अंग होता है, जो सिस्निया पेनिस होता है किसी भी पुरुष का मैथुनी अंग होता है, मतलब इसी अंग के द्वारा मैथुन की क्रिया संपन्न होती है। तो पुरुष का जो पेनिस या सिस्नो जो होता है यही क्या होता है, किसी भी मेल का मैथुनी अंग होता है। यह कैसा होता है तो संवहनीय होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का भी काम करेगा। उत्थनशील होता है, मतलब इसके अंदर आप देखेंगे कि इरेक्ट होगा, सीधा होगा, यानी कड़ा होने की संरचना भी इसके अंदर, क्षमता भी इसके अंदर होती है। इसके अलावा स्पंजी होता है, मतलब फूली हुई संरचना होती है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसका जो स्वतंत्र सिरा होता है, यानी जो आगे वाला सिरा होता है, सिस्निया पेनिस की संरचना जब हम बनाते हैं तो इस प्रकार से आप सिस्निया पेनिस की संरचना को बना सकते हैं। तो ये जो होती है सिस्निया पेनिस की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो आगे का फूला हुआ भाग होता है, ये आगे का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, ये आगे का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, शिश्नमुंड कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कहलाता है शिश्नमुंड। और ये ये क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। और मूत्र मार्ग के चारों तरफ का जो खाली स्थान होता है ये खाली कोटर होते हैं। तो आपने देखा कि यह पुरुष का मैथुनी अंग होता है, संवहनीय होता है, उत्थनशील होता है, स्पंजी होता है, फूली हुई संरचना होती है। इसका स्वतंत्र सिरा फूला हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, शिश्नमुंड बोलते हैं। इसके अलावा यह भाग जो होता है एक त्वचा के आवरण से ढका रहता है और यह आवरण शिश्नमुंडछद कहलाता है। देखिए पूरा का पूरा ये जो शिश्न वाला भाग होता है यह एक नॉर्मल से त्वचा के द्वारा ढका रहता है और उस त्वचा को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शिश्नमुंडछद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिश्नमुंडछद बोलते हैं। शिश्न की जो संरचना होती है ये पेशियों एवं रुधिर कोटरों से बनी होती है। शिश्न की संरचना आपको दिखाई दे रही है। अब इस शिश्न की संरचना में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा खाली स्थान है इसको हम क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं। ये खाली कोटर होते हैं। तो ये जो कोटर होते हैं इन्हीं खाली कोटर में जब कभी आप देखेंगे कि संभोग की प्रक्रिया के दौरान आप देखेंगे कि इनमें क्या होता है, ये जो खाली कोटर होते हैं इनमें आकर के ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड जब आकर के भर जाता है तो ये पूरा का पूरा जो खाली कोटर होता है इसमें जब आकर के ब्लड भर जाएगा तब ऐसी सिचुएशन में जो सिस्निया पेनिस होता है ये क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, मोटा हो जाता है तथा यह कैसा हो जाता है, कड़ा हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि सिस्निया पेनिस जो होता है इसकी संरचना में कुछ खाली कोटर होते हैं और यही खाली कोटर में जब संभोग या मैथुन की क्रिया के दौरान ब्लड आकर के भर जाता है तो ये कैसा हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, सीधा हो जाता है, कड़ा हो जाता है और लंबा व मोटा हो जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इतनी सारी चीजें आपको आसानी से याद रखनी है सिस्निया पेनिस के बारे में, जो कि किसी भी मेल का मैथुनी अंग होता है और इसके द्वारा ही स्त्री की योनि में आसानी से प्रविष्ट कराया जा सकता है। देखिए जो शुक्राणु का या वीर्य जब जाएगा किसी भी फीमेल के अंदर यानी योनि या वजाइना के माध्यम से जब मैथुन की क्रिया होगी, एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें पुरुष का जो शिश्न या पेनिस होता है ये जब योनि के अंदर जाएगा तो योनि के अंदर जो है ये किसका स्खलन कर देगा, वीर्य का स्खलन कर देगा, जिसके माध्यम से वीर्य या शुक्राणु और वीर्य के अंदर जो भी शुक्राणु है कहां पहुंच जाएंगे, मादा के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पुरुष का जो मैथुनी अंग होता है ये कैसा होता है, खाली कोटरों से मिलकर के बना होता है जिनमें ब्लड भर जाता है। तो ये कैसा हो जाता है, कड़ा लंबा मोटा हो जाता है, जो कि किसी भी मादा की योनि के अंदर वीर्य का स्खलन कर देता है और इसके माध्यम से ही आगे चल के निषेचन वगैरह की प्रक्रिया जो होती है संपन्न होती है। तो ये है किसी भी पुरुष का बाह्य जननांग जिसको हम बोलते हैं सिस्निया पेनिस। आप इसको यहां पे डायग्राम में भी देख सकते थे कि ये हमारा पूरा का पूरा मूत्र मार्ग है। इस मूत्र मार्ग के चारों तरफ यहां पे जो बनी है ये पूरी संरचना, इसको हम बोलते हैं सिस्निया पेनिस। तो ये भी आप आसानी से देख सकते थे। अब इसके बाद हम देखेंगे सिस्निया पेनिस की संरचना के बाद है शुक्राशय। शुक्राशय की यदि हम बात करते हैं तो यह क्या होता है, एक सहायक ग्रंथि है। क्या है, यह एक सहायक ग्रंथि है। और शुक्राशय से संबंधित आपको बस एक दो चीजें याद रखनी है। शुक्राशय के द्वारा क्या होता है कि 90% वीर्य बनाया जाता है। मतलब 90% वीर्य को बनाने में किसकी भूमिका होती है, तो शुक्राशय की होती है। शुक्राशय के द्वारा क्या होता है, देखिए एक विशेष प्रकार का द्रव निकलता है। क्या निकलता है, एक विशेष प्रकार का द्रव स्रावित होता है जिसे हम बोलते हैं सेमिनल द्रव। क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेमिनल द्रव। और यही सेमिनल द्रव जब मिल जाता है किसके साथ, शुक्राणु के साथ मिल जाता है तो उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, फिर उस संरचना को हम बोलते हैं फिर वीर्य यानी कि सीमेन। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 70% जो सेमिनल द्रव है कहां से स्रावित होगा, शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा। और ये जब सेमिनल द्रव मिल जाएगा किसके साथ, शुक्राणु के साथ, तो बन जाएगा वीर्य यानी कि सीमेन बन जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस सेमिनल द्रव के अंदर फ्रक्टोज की मात्रा होती है, इसके अंदर और कई सारे आप देख सकते हैं शर्करा की भी मात्रा होती है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने क्या कहा कि यह मूत्राशय की
पश्च सतह एवं मलाशय के बीच में स्थित होती है। अगर कोई आपसे स्थिति पूछे कि शुक्राशय स्थित कहां होता है, तो मूत्राशय जो होता है आपने देखा है मूत्राशय के जस्ट नीचे पश्च सतह पे, और मलाशय जो होता है जहां से मल विसर्जित होता है उसके बीच, दोनों के बीच में स्थित होता है शुक्राशय। इसके द्वारा वीर्य का 70% भाग बनाया जाता है और इसे यूट्रस मैस्कुलाइनस भी कहते हैं। दूसरा नाम अगर आप नोट करना चाहें शुक्राशय का तो इसे हम बोलते हैं यूट्रस मैस्कुलाइनस भी कहते हैं। इसके द्वारा स्रावित होने वाला एक विशेष प्रकार का जो द्रव होता है जिसे हम सेमिनल द्रव या प्लाज्मा कहते हैं, और ये जो होता है इसका पीएच मान लगभग 7.3 होता है, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और आप देखेंगे कि ये सेमिनल द्रव मिल जाता है किसके साथ, ये सेमिनल द्रव मिलता है शुक्राणु के साथ, और किस में बदल जाता है, वीर्य में बदल जाता है। तो इसको आप यहां पे थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं कि ये होता है शुक्राशय। ये क्या है, शुक्राशय है, और इसी को हम बोलते हैं, ये जो पहली सहायक ग्रंथि है शुक्राशय, तो ये शुक्राशय आप देख भी सकते हैं। शुक्राशय के अंदर कितना होगा, 70% सेमिनल द्रव स्रावित होगा, यानी 70% वीर्य के निर्माण में भूमिका होगी किसकी, शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसल की। तो आप देख सकते हैं कि मूत्राशय के पश्च सतह पे ये पाया जाता है और मलाशय के बीच में स्थित होता है। इसके बाद जो हमारी दूसरी सहायक ग्रंथि है वो होती है क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि की यदि हम बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है, एक होती है, यानी केवल और केवल एक ही प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। इसकी आकृति कैसी होती है, सिंघाड़े नुमा होती है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। यह मूत्र मार्ग के प्रथम भाग के चारों ओर स्थित रहती है, यानी जो मूत्र मार्ग होता है उसकी स्टार्टिंग ही जैसे होती है वहीं पे आप देखेंगे गोला गोल संरचना में 2 की संख्या में आप देखेंगे, सॉरी 1 की संख्या में आप देखेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या केवल और केवल 1 होती है, और इस ग्रंथि का जो स्राव होता है ये वीर्य का लगभग 25 से 30% भाग बनाता है। अभी आपने देखा था कि 70% सेमिनल द्रव कहां से निकल रहा था, शुक्राशय से, और वो मिल रहा था शुक्राणु से, तो वीर्य बन रहा था। उसी प्रकार से बाकी जो 30% वीर्य का निर्माण होगा वो किसके माध्यम से होगा, वो होगा प्रोस्टेट ग्रंथि के माध्यम से। तो इसके माध्यम से 30% सेमिनल द्रव इसके माध्यम से भी निकलेगा, और ये 30% सेमिनल द्रव किसके साथ मिलेगा, शुक्राणु के साथ, तो 30% और क्या बन जाएगा, वीर्य बन जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा सीमेन बन जाएगा। तो कुल मिला के 70% वीर्य के निर्माण किसके माध्यम से होता है, ये होता है शुक्राशय के माध्यम से, और 30% जो वीर्य का निर्माण होता है उसमें भूमिका होती है प्रोस्टेट ग्रंथि की। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है कि जो वृद्ध पुरुष होते हैं, वृद्ध पुरुषों में आप देखेंगे कि यह जो ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये कभी कभी बड़ी हो जाती है जिसमें सूजन वगैरह आ जाता है। इस रोग को हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेसिस रोग कहते हैं। इसको हम शल्य क्रिया के माध्यम से बाहर भी कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश वृद्ध पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट ग्रंथि बड़ी हो जाती है तो इसके कारण एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेसिस रोग। तो यह भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आखिरी हमारा बचा है वाल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि, यानी कि इसको हम बोलते हैं काउपर ग्रंथि। तो काउपर ग्रंथि जो होती है इससे संबंधित आपको एक चीज याद रखना है कि यह एक विशेष प्रकार के द्रव का श्रावण करती है। यह एक चिकने द्रव का श्रावण करती है जो कि योनि को चिकना बनाने का काम करता है, जिस कारण से मैथुन की क्रिया क्या होती है, आसान होती है। यानी सिंपल सी बात है कि जो पूरा का पूरा काउपर ग्रंथि होती है चिकने द्रव का श्रावण करती है जो कि योनि को चिकना बनाता है, जिसके चलते मैथुन की क्रिया आसान होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका कार्य क्या है कि इसके द्वारा स्रावित होने वाला जो तरल पदार्थ होता है वो मादा की योनि को चिकना करके मैथुन क्रिया को आसान बनाता है, और इस ग्रंथि का जो श्रावण होता है वो मूत्र जनन मार्ग की अम्लीयता को भी नष्ट करता है। मतलब इस ग्रंथि के द्वारा जो अम्लीय पदार्थ निकलेगा वो किसको नष्ट करेगा, वो अम्लीयता को भी नष्ट करेगा। जो मूत्र जनन मार्ग में जो अम्लीयता होती है उसको नष्ट करने का काम करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित होने वाला क्या होगा, क्षारीय द्रव होता है। उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। आपको पता है कि जिसका पीएच मान अगर कितना है, 7 से ज्यादा है, मतलब आप कह सकते हैं कि वह कैसा होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो लैंगिक उत्तेजना के वक्त क्या करती है कि यह ग्रंथि जो है अपना एक विशेष प्रकार का द्रव स्रावित करती है। और आप एक चीज ये भी देखेंगे कि जो काउपर ग्रंथि या वाल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि होती है ये किस रंग की होती है, तो यह होती है पीले रंग की। इसको भी आपको तैयार कर लेना है। एक आखिरी यदि हम बात करते हैं किसी भी वीर्य की, तो वीर्य या सीमेन की यदि हम बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि जो शुक्राणु होता है और सेमिनल द्रव ये दोनों जब मिलते हैं तब एक चिपचिपी संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं वीर्य यानी कि सीमेन। देखिए सेमिनल द्रव जो होता है ये वीर्य का तरल भाग होता है। वीर्य के अंदर 2 भाग हैं, एक कौन सा भाग है, सेमिनल द्रव है। तो ये जो सेमिनल द्रव होता है ना, ये क्या होता है, वीर्य का तरल भाग होता है, पतला वाला भाग होता है। एवं इसमें आप देखेंगे कि काउपर ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि व शुक्राशय का स्राव पाया जाता है। मतलब जो काउपर ग्रंथि,
शुक्राशय और इसके अलावा जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, इनके द्वारा जो सेमिनल द्रव निकलता है, ये सेमिनल द्रव ही शुक्राणु से जाकर के मिलता है और किसका निर्माण करता है, वीर्य का निर्माण करता है। तो नर के द्वारा जब देखिए क्या होता है, प्रत्येक स्खलन के समय औसतन लगभग 2.5 से 3 मिलियन जो वीर्य होते हैं, इनका स्खलन किया जाता है। मतलब जब स्खलन की प्रक्रिया होती है तो किसी भी मेल के द्वारा लगभग 2 से 3 मिलियन या 2.5 से 3 मिलियन किसका श्रावण किया जाता है, वीर्य स्रावित होता है, जिसमें से लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं। कितने? जो वीर्य का स्खलन होगा लगभग 2 से 3 मिलियन, या आप ये कह सकते हैं कि सॉरी यहाँ पे मिलीलीटर है, मिलियन नहीं कहना, यहाँ पे मिलीलीटर है। तो किसी भी मेल के द्वारा आप देखेंगे कि 2.5 से लेकर के 3.5, या आप कह सकते हैं कि 2 से लेकर के 3, तो 2 से 3 लीटर जो वीर्य का स्खलन होगा उसके 2 से 3 लीटर नहीं है, यहाँ पे मिलीलीटर है, लीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझना है कि 2 से 3 मिलीलीटर किसी भी मेल के द्वारा जो वीर्य का स्खलन किया जाएगा, तो उस 2 से 3 मिलीलीटर में से आप देखेंगे कि उसमें लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं। और यही 200 से 300 मिलियन शुक्राणु जब मिल जाते हैं किसके साथ, किसी भी सेमिनल द्रव के साथ मिल जाते हैं, जो कि किसके द्वारा निकल रहा है, शुक्राशय के द्वारा, प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा, शुक्राशय के द्वारा, इनके द्वारा जो सेमिनल द्रव निकलता है उनके साथ यही शुक्राणु मिल जाते हैं और वीर्य का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यही वीर्य जो कि जिसके अंदर शुक्राणु होता है, ये जब किसी फीमेल के अंदर जाता है तो शुक्राणु जब अंडाशय से मिलता है तो वहां पे निषेचन होता है, और जब निषेचन होता है तो उसके माध्यम से जाइगोट बनता है, फिर भ्रूण बनता है और फिर एक नए शिशु का निर्माण होता है। तो वीर्य की यदि हम बात करें तो यह हल्का क्षारीय होता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको। इसका पीएच मान भी आप नोट कर सकते हैं, कितना होता है, 7.4 होता है, क्योंकि क्षारीय प्रवृत्ति का है तो 7 से ज्यादा ही होगा। प्रोस्टेट ग्रंथि का जो स्राव होता है, देखिए वीर्य को दुधिया रंग प्रदान करता है, वह शुक्राशय व काउपर ग्रंथि का श्रावण जो है वीर्य को चिपचिपा बना देता है। वीर्य को चिपचिपा बनाने का काम किसका है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि शुक्राशय के द्वारा, और इसके अलावा जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है इनके द्वारा सेमिनल द्रव निकलता है, जिसके साथ जब शुक्राणु मिल जाता है तो वीर्य चिपचिपा बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी पूरा का पूरा जो नर जनन तंत्र है, उसको हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। इनकी संरचना भी आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में। तो डायग्राम के थ्रू भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये होती है काउपर ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं वाल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, जिनके द्वारा एक चिपचिपे पदार्थ का श्रावण होता है। और इसके अलावा ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, आप देख सकते हैं येलो कलर से जो हमने शो कर रखा है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। तो इसी प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा 30% वीर्य का निर्माण होगा। ये शुक्राशय के द्वारा 70% सेमिनल द्रव निकलेगा, जो कि वीर्य का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से ये आप पूरा का पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी जो नर जनन तंत्र है, इसका आप आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करें, और यदि आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा 96 85 29 91 49 पर। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।